मार्केटिंग के फील्ड में ओबी क्यों यूजफुल है, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कस्टमर ऑल्सो, है ना। सो कस्टमर्स के बिहेवियर आपको एज अ सेल्स पर्सन या एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरीके से अपने कस्टमर से बिहेव करेंगे, उसके साथ कैसे पोलाइटली वर्क करेंगे, उससे बात करेंगे, उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताएंगे, ये भी ओबी के अंदर सिखाया जाता है। सो इसलिए मार्केटिंग को भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, देन द मोस्ट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मोस्ट पॉपुलर रीजन टू स्टडी ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम शॉर्ट में ओबी बोलते हैं, टू स्टडी ओबी is if one wants to pursue is if one या one की जगह someone कर देना, is if someone wants to pursue career in management, if someone wants to pursue 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 career in management। ठीक है, अभी जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि अगर कोई मैनेजमेंट में स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई जाना चाहता है अच्छी पोस्ट पे, सो वहाँ पे ओबी इज मैंडेटरी। यू विल हैव टू लर्न थ्योरीज ऑफ ओबी एंड हाउ टू एक्ट विद योर जूनियर्स एज वेल एज योर कलीग्स एज वेल एज योर कस्टमर्स, सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई आपके ओबी की। अब मुझे लास्ट पॉइंट, ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर रीजन to study OB is when someone wants to pursue career in management, ठीक है, career in management। हाँ बेटा, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो टॉपिक लिखना है वो आपके सिलेबस में एज सच तो नहीं है, स्कोप शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आया है। सो हेडिंग डाल लीजिए, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अच्छा, स्कोप ऑफ ओबी को पढ़ने से पहले ये स्कोप वर्ड हमने हर सब्जेक्ट में सुना है ना, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में स्कोप जरूर दिया होता है। कोई मुझे बताएगा कि स्कोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जब हम स्कोप ऑफ ओबी लिख रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसमें स्कोप का क्या मतलब है? कितने एरिया में? तो फिजिकल हो गया, मतलब अगर ओबी का स्कोप हम पूछ रहे हैं, हाँ तुम बोल सही रही हो, लेकिन फिजिकल टर्म्स में नहीं, इसको थोड़ा सा वैसे टर्म्स में लो, रिसर्च और स्टडी के टर्म्स में लो, तब बता दोगी मीनिंग। तुम्हारा जो क्षेत्र वर्ड है ना वो एकदम करेक्ट है कि आप स्कोप, आपका क्या स्कोप है, कितने एरिया में फैला है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अगर हम कहें कि स्कोप ऑफ ओबी तो इसमें क्या चीज आएगी? चलो मैं बताती हूँ, हाँ बताओ। वेरी गुड। कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, कहाँ पे ये यूज होता है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं? मतलब कि जब हम ओबी पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर हमको थ्योरीज मिलेंगी, जिनके ऊपर हमको स्टडी करनी होगी, यूज किस चीज पे। ठीक है, वेरी गुड। तो स्कोप ऑफ ओबी में हम लोग को यही पढ़ना है कि हमको किस किस एरिया के बारे में, कौन कौन से एलिमेंट्स को स्टडी करना है। तो इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना होता है 3 स्टेजेस पे। सबसे पहले हमको इंडिविजुअल्स को स्टडी करना होता है, नंबर 2 पे हमको ग्रुप लेवल को स्टडी करना होता है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, और फिर थर्ड लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें स्टडी करना होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, स्कोप ऑफ ओबी, नंबर 1 इंडिविजुअल्स। मतलब हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है ना। आप लोग जो 27 बच्चे आज क्लास में आए हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग होगी, सबके एटीट्यूड अलग होगा, सबकी वैल्यूज और सबके बिलीफ अलग होंगे,
सबने कुछ ना कुछ अलग अलग सीखा होगा, है ना। कोई किसी चीज से मोटिवेट होता होगा, कोई किसी चीज से मोटिवेट होता होगा। तो ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है एक मैनेजर को समझने के लिए कि उसका एम्प्लॉय किस तरीके से टैकल हो सकता है, उसको किस तरीके से हमें बेस्ट मैक्सिमम उसकी परफॉर्मेंस निकालनी है, उसको अच्छी तरीके से उसकी पहले हम उसको स्टडी करेंगे अपने हर एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये आप कैसे सीखोगे? अगर आप अनएजुकेटेड हो गए या अगर आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। जैसे आप खुद होगे आप चाहोगे कि सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट करे, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर पर्सन अलग है, तो इसलिए हर पर्सन का रिएक्शन अलग है, उसकी सोच अलग है। इसलिए स्कोप ऑफ ओबी में सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाता है कि हर इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, लर्निंग्स क्या होते हैं, बिलीफ क्या होते हैं। सो फर्स्ट नंबर ऑफ स्कोप इज योर इंडिविजुअल्स। इसको थोड़ा सा लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैव स्कोप ऑफ ओबी के अंदर फर्स्ट हेडिंग है आपकी इंडिविजुअल्स। ठीक, इंडिविजुअल्स के अंदर आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन आर अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन डालना, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड्स, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूड्स different aspects, include different aspects, ASPECTS, different aspects such as personality, comma perception, PERCEPTION, perception का मतलब किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी को एक चीज दूसरा मीनिंग दे सकती है, वही सेम चीज किसी को दूसरा मीनिंग दे सकती है। जनरली आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे मीम्स या फिर ऐसे वॉलपेपर्स या ऐसे टाइप के कुछ वो फॉरवर्ड होते रहते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है, लड़की दिख रही है या फिर गमला दिख रहा है या एक रैबिट दिख रहा है। ऐसे देखे आपने इस टाइप के जो आते हैं फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, तो किस, है ना, तो वो परसेप्शन दिखा रहा है। वो हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है, कौन किस चीज को कैसे देखता है ये उस पर डिपेंड करता है। किसी को वही सेम इमेज लड़की का फेस लगेगा, किसी को वही सेम इमेज हो सकता है कि कुछ और लगे। तो ये परसेप्शन है और ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये आपके माइंड में भी होता है रिगार्डिंग टू एवरीथिंग। कोई एक पॉइंट, जैसे पॉलिटिक्स है, अब पॉलिटिक्स पे किसी का परसेप्शन अलग है, पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, और किसी का नेगेटिव है कि नहीं सारी पार्टीज ऐसी होती हैं ये वो। तो ये क्या है, ये दिस इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो कहने का ये मतलब है कि हर इंसान की सोच अलग है, उसका परसेप्शन अलग है, और परसेप्शन आता कहाँ से है, उसकी लर्निंग और उसकी बिलीफ से। जो उसने बचपन से सीखा है, उसकी लर्निंग होती है ना, उससे आता है, और जो उसके विश्वास अब तक बन गए हैं, भले वो फैमिली से बने हो, भले वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बने हो, तो इन दोनों चीजों से मिल करके उसकी परसेप्शन डिफाइन होती है। तो हर इंडिविजुअल की परसेप्शन अलग होती है, तो उसको हमें पढ़ना होता है। ठीक, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, कॉमा लगा लगा के लिखिएगा, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज, जॉब सेटिस्फैक्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। ठीक, सो इंडिविजुअल्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ओबी में इंडिविजुअल्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो आप यही आंसर देंगे कि इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंसान जो है वो मशीन नहीं है। इंसान का एक पर्टिकुलर एक ब्रेन होता है और उस ब्रेन में उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं। उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, उसकी एटीट्यूड, वैल्यू, लर्निंग, मोटिवेशन सब अलग होता है। तो सबको अलग अलग ही देखना चाहिए, ना कि उसको एज अ वन पर्सन एज अ वन एंटिटी देखना चाहिए। उसको पढ़ने के लिए हमें ओबी को पढ़ना जरूरी है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट डाल लीजिए, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जब हमने इंडिविजुअल्स को पढ़ लिया
अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है, अब हमें ग्रुप्स को पढ़ना है। हाउ एक इंसान जैसे इंडिविजुअली बिहेव करता है, जरूरी नहीं है कि वही सेम इंसान जब वो एक ग्रुप में एंटर होता है, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप हो चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप हो, तो जरूरी नहीं कि वो सेम वैसे ही रिएक्ट करे, है ना। तो इसलिए एक इंसान को इंडिविजुअली भी स्टडी करना जरूरी है और ग्रुप वाइज भी स्टडी करना जरूरी है। हर ग्रुप्स के, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो हो, चाहे टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल ग्रुप, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप कौन से? वो ग्रुप्स जो कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप बनते हैं, आउट ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट, लव, ऐसे बनते हैं, ठीक है, कि 4-5 फ्रेंड्स बन गए आपस में, ठीक है, वो साथ में खाना पीना खा रहे हैं, ये वाला एक तो ये हो गया इनफॉर्मल ग्रुप। और फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए हो, मैनेजर ने बोला कि ये आपकी टीम है, इसमें आप लोग ये 4-5 लोग हो और आप लोगों को इतने इतने टाइम तक ये काम कंप्लीट करके देना है, वो होता है फॉर्मल ग्रुप। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रुप्स सबके अपने अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, अपने अपने कम्युनिकेशन होते हैं, उनमें लीडर भी होता है ना, पावर एंड पॉलिटिक्स होती है। तो ये सबको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी है अपनी टीम से। सो इसलिए वो भी ग्रुप्स को भी स्टडी करता है। ये भी क्लियर हो गया सबको, समझ में आया ये? इंडिविजुअल और ग्रुप को पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है। सो अब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर भी एक लाइन लिख लीजिए, ग्रुप्स इंक्लूड एस्पेक्ट्स, ग्रुप्स इंक्लूड एस्पेक्ट्स such as ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट हो जाना, है ना, लड़ाई झगड़ा, वो हाथम पाई वाली नहीं, मारपीट नहीं होती है, खाली कॉन्फ्लिक्ट हो जाना कि डिस्प्यूट हो गया छोटे मोटे, है ना, कोल्ड वॉर हो गई, इस तरीके से। सच एज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, CONFLICTS, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कॉमा कम्युनिकेशन, कॉमा लीडरशिप, कॉमा पॉलिटिक्स एटसेट्रा। ग्रुप की पॉलिटिक्स भी होती है, ग्रुप पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है और दूसरे से भी होती है, तो दैट इज नोन एज ग्रुप एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक। तो स्कोप ऑफ ओपी में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। थर्ड लिखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।